हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉली यानी मैनी, तो जो बहुत सारे सेकेराइड्स से मिलकर बने उसे पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। ये 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड की यूनिट्स जब मिलती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तब उसे पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। मोनोसेकेराइड की यूनिट्स यदि आपस में कंबाइन हो, कंडेंस हो, तो वो क्या मिलकर बनाती हैं? वो एक पॉलीसेकेराइड बनाती हैं। इसका जनरल फार्मूला है C6H10O5। इसका जनरल फार्मूला है C6H10O5 का होल n, यानी यहाँ पर n की कुछ वैल्यू हम पुट करेंगे, तब जाकर हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा। और ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। ये वाटर में इनसॉल्युबल, वो ये मिक्स नहीं होते, डिज़ोल्व नहीं होते हैं। और ये क्या है? टेस्टलेस हैं, इनका टेस्ट नहीं है। ये इनसे रिलेटेड जब हम प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे तो इनका कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। सफिक्स an इज़ यूज्ड इन देयर नोमेनक्लेचर। इनके नोमेनक्लेचर में जब भी हम इनका नोमेनक्लेचर, जब इनका हम नेमिंग करते हैं, इनका नामकरण करते हैं एक तरह से, तो इनके सफिक्स में an का यूज़ होता है। सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आप जानते होंगे कि सफिक्स जो है वो वर्ड के लास्ट में लगता है और वो उसको उसकी वैल्यू, उसकी डेफिनीशन को चेंज करता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं हम कि नेम्ड बाय प्लेसिंग ओज विथ n, यानी कि जहाँ पर ओज लिखा है उसकी जगह हमको n लिख देना है। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि ग्लूकोज एक सिंगल है। जब एक बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ेंगे तो ग्लूकोज का पॉलीमर बनाएंगे, जिसे हम ग्लूकेन के नाम से जानते हैं, ग्लूकेन। तो यहाँ पर ओज है, OSE ओज है, इसको हमने रिप्लेस किया n के साथ, तो ये क्या बन गया? ग्लूकेन। इस तरह से इसकी ग्लूकोज के पॉलीमर की नेमिंग हो गई। इसी तरह जैसे मैनोज है, मैनोज की जगह हमने OSE, इसकी जगह हमने AN लिख दिया, तो ये मैनन हो गया। उसी तरह गैलेक्टोज है, जैसे OSE इसकी जगह AN लिख दिया, तो ये गैलेक्टन हो गया। तो यानी कि जहाँ पर ओज है उसकी जगह n लिख देना है, AN, तो उससे हमारा जो है तो पॉलीसेकेराइड्स का नेमिंग हो जाएगा ईजिली। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि पॉलीसेकेराइड्स जो है एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इनका जनरल स्ट्रक्चर ये रहा, C6H10O5 का होल n। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ये टेस्टलेस होते हैं, और हमें इनकी नेमिंग करनी है तो ओज की जगह हमें n लिख देना है, और ये इस तरह से इनकी नेमिंग हो जाएगी। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर 2 टाइप्स। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला टाइप है होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरा टाइप है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो बारी बारी से हम एक एक करके हम देखते हैं होमोसेकेराइड्स और होमोपॉलीसेकेराइड के बारे में बारी बारी से देखते हैं, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। अब देखते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो होमो का मतलब हुआ एक तरह का, तो ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जो एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरह से की चीज़ों से मिल करके बनते हैं, एक ही तरह के मोनोसेकेराइड्स से मिल करके बनते हैं, उसे हम होमोपॉलीसेकेराइड्स बोलेंगे। फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। ये एक ही तरह के मोनोसेकेराइड यूनिट्स से मिलकर बनते हैं, इसलिए हम इसे होमोपॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स देखें तो हम, इसका एग्जांपल हो गया स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, ये हो गए इसके एग्जांपल्स। यानी कि स्टार्च हो गया, फिर ग्लाइकोजन हो गया, इन्यूलिन, इंसुलिन अलग है और इन्यूलिन अलग है। इंसुलिन एक हार्मोन है और इन्यूलिन एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसे इस तरह आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल हो गए स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, सेलुलोज और डेक्स्ट्रेन। यहाँ पर डेक्स्ट्रेन है, वो गलती से डेक्स्ट्रिन लिख गया था, तो आपको करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डेक्स्ट्रेन है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए होमोपॉलीसेकेराइड्स के। फिर देखते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च। देखते हैं कि स्टार्च क्या होता है।
स्टार्च इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स का एक रिजर्व फूड मटेरियल है। जैसे एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है, जब भी हमें एक्सटर्नल हम जब भी फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, जब भी हमें समय पर भोजन नहीं मिलता है तो हम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी तरह प्लांट्स में एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं स्टार्च। तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी इज़ फाउंड इन राइस ग्रेन्स नियरली 70%। और राइस ग्रेन्स में सबसे ज़्यादा ये इसकी क्वांटिटी मिलती है, नियरली 70% से ज़्यादा इसकी क्वांटिटी मिलती है। फिर देखते हैं ग्लाइकोजन ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम और क्या कहते हैं, इसे एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि ये जिस तरह प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है उसी तरह एनिमल्स में भी रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में ग्लाइकोजन होता है। इट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स एंड फंजाई। ये फंजाई और एनिमल्स का रिजर्व फूड मटेरियल है। यानी कि जब भी बॉडी को फूड नहीं मिलेगा बाहर से तो ये इसको तोड़ करके, इसका ब्रेक डाउन करके और यहाँ से एनर्जी का सप्लाई करेगा। यूजली फाउंड इन लीवर एंड मसल्स। और यहाँ कहाँ पाया जाता है ग्लाइकोजन, ये लीवर और मसल्स में पाया जाता है। इट इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी बहुत सारे ग्लूकोज जब मिल करके मोनोमेरिक यूनिट्स जब मिल करके बहुत सारी पॉलीमर बनाती है तो ग्लूकोज का पॉलीमर क्या है, ग्लाइकोजन है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको याद रखना है। फिर देखते हैं इन्यूलिन के बारे में। तो ये एक सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जब भी इसकी बॉडी में ज़रूरत पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू द नीड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू शुगर्स एंड फाउंड इन द रूट्स ऑफ डहलिया। यानी कि जब भी बॉडी में आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, शुगर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द रूट्स ऑफ डहलिया। डहलिया के रूट्स में ये कहीं ना कहीं मिलता है नेचुरली, फिर इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं सेल्यूलोज और डेक्स्ट्रेन के बारे में। अब देखते हैं सेल्यूलोज के बारे में। तो सेल्यूलोज क्या है, ये इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है और ये कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन ऑल सेल वॉल। सभी प्लांट की जो सेल वॉल है उसमें ये सेल्यूलोज पाया जाता है। मोस्ट एबेंडेंटली फाउंड होमोपॉलीसेकेराइड ऑन अर्थ। यानी सबसे ज़्यादा ये एबेंडेंट फॉर्म में मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा ये प्रचुर मात्रा में, जिसे हम बोले कि ये बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी अर्थ पे मिलती है। मोस्ट एबेंडेंटली फाउंड होमोपॉलीसेकेराइड ऑन अर्थ। यानी कि आपसे कोई पूछे कि ऐसा होमोपॉलीसेकेराइड बताइए अर्थ में जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा हो, तो उसको आप बताएंगे ये सेल्यूलोज है। क्योंकि अर्थ में बहुत ज़्यादा प्लांट्स मिलते हैं इसलिए इसकी सेल वॉल में भी सेल्यूलोज मिलता है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। और ये बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स से मिल करके बनता है। इसके एग्जाम्पल हो गए कॉटन और जूट। कॉटन और जूट इसका मेन सोर्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, कॉटन और जूट में। फिर इसके बाद देखते हैं डेक्स्ट्रेन के बारे में कि डेक्स्ट्रेन क्या है। तो ये एक ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट, और ये भी ग्लूकोज की यूनिट से मिल करके बनता है। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि सारे तरह के जो होमोपॉलीसेकेराइड है वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज से मिल करके ही बने हुए हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो ये बैक्टीरिया और ईस्ट में पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया और ईस्ट इसके मेन सोर्स हैं। इसके बाद देखते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का मतलब, हेट्रो का मतलब कि डिफरेंट, होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब कि कहीं ना कहीं डिफरेंट। तो ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जिसमें मोनोसेकेराइड्स के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हों उसे हम बोलेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। जैसे कि इसमें कंपोज्ड ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स एंड अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रुप्स। इसमें मोनोसेकेराइड्स के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक और या फिर इनऑर्गेनिक ग्रुप्स जुड़े रहते हैं। और ये कहाँ, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो काइटिन है, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन्स, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो अब देखते हैं काइटिन, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से रिलेटेड चीज़ें। आइए अब हम देखते हैं काइटिन के बारे में।
तो काइटिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन मिलता है, यानी कि ये नाइट्रोजन इसके साथ रहता है, जुड़ा रहता है, इसलिए इसे नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड बोले। और ये डेरिवेटिव है एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और ये किसका डेरिवेटिव है? एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस। ये इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस की एक्सोस्केलेटन को बनाने में हेल्प करता है, यानी कहीं ना कहीं इंसेक्ट्स की एक्सोस्केलेटन और क्रस्टेशियंस की जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बनी रहती है? वो काइटिन से मिलकर बनती है। और ये ऑल्सो फाउंड इन फंगल सेल वॉल, और फंजाई की जो सेल वॉल है वो भी काइटिन से मिलकर के बनी रहती है। तो ये चीज़ थी काइटिन के बारे में। इसके बाद देखते हैं हेमीसेलुलोज के बारे में। तो हेमीसेलुलोज एक क्या है? मोर देन वन टाइप ऑफ शुगर, यानी कि एक से ज़्यादा तरह की शुगर से मिल कर के ये बनता है। और ये यूजुअली प्रेजेंट इन सेल वॉल, और ये यूजुअली सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है। बट इट्स मैक्सिमम क्वांटिटी इज़ फाउंड इन द सीड्स ऑफ डेट पाम, यानी कि खजूर के बीज में सबसे ज़्यादा इसकी क्वांटिटी पाई जाती है। डेट पाम के जो सीड्स हैं उसमें इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद पेक्टिन्स देखते हैं कि ये पेक्टिन्स क्या है। तो पेक्टिन्स एक गैलेक्टोयूरोनिक एसिड और गैलेक्टोज और एराबिनोज, इन तीनों से मिल करके बनता है। और जो मिडिल लैमिला ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, जो सेल वॉल की मिडिल लैमिला है उसको किससे मिल करके बनी रहती है? पेक्टिन्स से। तो ये चीज़ें थी हेट्रोपॉलीसेकेराइड के बारे में। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शंस होते हैं, उसके क्या फंक्शंस है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस देखते हैं हम कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके। तो पहला फंक्शन है फाउंड एज स्टोर्ड एनर्जी इन प्लांट्स एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, जैसे कि प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो पहला फंक्शन हो गया कि ये प्लांट्स और एनिमल्स में रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करता है, जैसे कि प्लांट्स में ये स्टार्च के फॉर्म में और एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उसके बाद जैसा सेकंड पॉइंट है सेल्यूलोज फॉर्म्स द सेल वॉल इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में सेल वॉल बनाने में कौन हेल्प करता है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक पॉलीसेकेराइड है। तो सेल्यूलोज जो है तो सेल वॉल बनाने में प्लांट्स में हेल्प करता है, तो ये इसका फंक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। फिर तीसरा फंक्शन है फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म सच एज काइटिन, जैसे कि काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, तो ये भी क्या करता है कि एक्सोस्केलेटन बनाने में काम करता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया, थर्ड फंक्शन। फिर फोर्थ फंक्शन हो गया कार्बोहाइड्रेट का कि ये एंटीकोगुलेंट को बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, इसको बनाने में किसका रोल होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन हो गया। फिर लास्ट में हम फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं ऑल्सो फॉर्म्स ब्लड एंटीजेंस, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ब्लड के एंटीजेंस बनाने में भी हेल्प करते हैं। इनका कहीं ना कहीं ब्लड के एंटीजेंस बनाने में भी इनका रोल होता है। तो ये 5 फंक्शंस हमने देखे, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स के। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली, हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझी हैं। तो फिर किसी टॉपिक के में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।